हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव प्लेटफॉर्म। मैं मंगला प्रसाद तिवारी आप सभी के समक्ष इतिहास पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारी इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन क्लास। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा अप्रोच रहेगा और इस एग्ज़ाम को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उसके भी बारे में बताया। आप जाके उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिर आज हमारी पहली क्लास है, तो हम देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम सब शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियां, इसके पहले क्या भारत का व्यापार जो है यूरोप से नहीं होता था, इससे पहले भी होता था, हमें पता है। क्या ऐसा कारण आया कि अब जो है यूरोप के लिए नए मार्गों की खोज करनी पड़ी, जल मार्गों। देखेंगे कि 1453 ईस्वी, यह एक ऐसा समय है जब ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था। तो उस समय उसने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया एक स्थान पड़ता है, उस पर उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे अख्तियार कर लिया। तो कुस्तुनतुनिया पे अख्तियार कर लेने से यूरोप का जो बाजार है, भारत की तरफ जो है व्यापार करने के लिए, वह बीच एक मतलब एक बीच में बीच व्यापारिक स्थल था जो बीच में स्थित था। इसलिए देखेंगे कि जैसे इधर भारत मान लीजिए और इधर यूरोप इधर आप देखेंगे कि इधर पड़ जाएगा अरब, और फिर इधर इसके नीचे कुछ आएंगे, आप देखेंगे कि ये पड़ जाएगा यूरोप साइड। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यूरोप यहाँ पड़ता है। तो अब व्यापार के लिए जब यहाँ कब्जा हो गया, भारत के कैसे व्यापार करें, तो उन्होंने जल मार्गों के रूप में खोजने का प्रयास किया। तो उस समय की परिस्थितियाँ देखेंगे कि यूरोप में कैसे कैसी परिस्थितियाँ जन्म ली हैं। तो वहाँ पुनर्जागरण काल चल ही रहा था, नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। वहाँ के लोग जो है व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे। तो देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश हुए जिन्होंने व्यापार को प्रमोट करने के लिए जल मार्गों के थ्रू प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। तो यहाँ के एक राजकुमार थे हेनरी, और इनकी उपाधि थी द नेविगेटर। ये देखेंगे कि ये व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने भारत से व्यापार करने के, क्योंकि भारत में मसाले और जो है रेशम, कपास उद्योग जो है बहुत ज़्यादा विकसित हुए। क्योंकि आप देखेंगे कलकत्ता का मलमल भी बहुत विश्व प्रसिद्ध था उस समय, और क्या नाम है, दक्षिण भारत के मसाले भी बहुत ज़्यादा यूरोप में उसकी मांगे हुआ करती थी। तो देखेंगे कि सर्वप्रथम बार्थोलोमियो डियाज को उसने जो है केप ऑफ गुड होप, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका का, जब आप दक्षिण अफ्रीका का मैप देखेंगे तो एकदम अंतिम पॉइंट जो है दक्षिण अफ्रीका का, इसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो समुद्री मार्ग से होता हुआ बार्थोलोमियो डियाज यहाँ क्या नाम है, इसके दक्षिणतम पॉइंट पे पहुँचा। फिर यहाँ से वापस लौट जाता। फिर देखेंगे कि अब इसके बाद जो है उन्होंने फिर जो है कोलंबस को, आप एक बार लिख दे रहा हूं कैसे कैसे कौन कौन आया है, आप नोट कर लीजिएगा। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ तक पहुँचा है? बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा है। फिर ये कोलंबस को भेजते हैं। अब इसमें आप ये जान लीजिएगा, इसका डेट है 1487 ईस्वी में।
फिर आप इसका एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट आदमी को भूल जाता है। ये 5-5 सालों का लगभग अंतर है, तो ये जो है 1492 हो जाएगा। ये 1492 में 5 जोड़ेंगे 1497 होता है, लेकिन थोड़ा एक वर्ष और बढ़ जाएंगे 1498। आपको याद करने के लिए देखो 5-5 साल का गैप है लगभग, इसमें देखिए 6 साल का, 5 इसमें 5 1 6 इसमें। ये आपको याद करने का, डेट याद करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो ये कोलंबस जो है भारत का खोज करने निकला था, लेकिन खोज किसका कर दिया? अमेरिका का। यह अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। फिर आप देखेंगे कि वास्को डी गामा को फिर भेजा गया, वास्को डी गामा को फिर भेजा गया। तो वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका के तटों से होते हुए वो जो है मॉरिशस पहुंचा। वहाँ अब्दुल मजीद, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई सारी परीक्षाओं में। यह जो है सहायक के रूप में, इसे जो है कालीकट के, यह कहाँ पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। कालीकट के बंदरगाहों पे पहुंचता है। तो वहां के शासक थे जमोरिन, ये भी लिख लीजिए। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा जब भारत से सामान लेकर यूरोप जाता है तो वहाँ 60 गुना बेनिफिट पाता है, 60 गुना प्रॉफिट मिलता है जितना ये सामान यहाँ से लेकर जाता है। तो वहाँ के लोगों ने देखते हैं कि भारत में इतना पैसा है, मतलब वहाँ इतना पैसा है, और तब उनको जो है भारत से व्यापार करने की ललक और बढ़ गई। तो आप देखेंगे कि इसने भारत में 3 बार आया है। एक बार 1502 में आएगा, एक बार 1524 में आएगा। 24 में इसकी डेथ हो जाती है, 1524 इसकी मृत्यु हो जाती है। कोचीन में दफन है, यहीं कोच्चि में। कोच्चि में दफना दिया जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? 3 बार, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देखते हैं अब देखिए पुर्तगाल जब वो पहुंचता है वास्को डी गामा, उसके बाद फिर दोबारा 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में फिर दोबारा जो है वहां से समुद्री व्यापारी 1500 ईस्वी में हम देखेंगे कि पेड्रो एल कैब्राल पेड्रो कैब्राल आता है। तो देखते हैं वो दूसरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये स्टार कर लीजिएगा कि ये दूसरी, मतलब दूसरा जो है व्यापारिक बेड़ा आता है। कभी कभार आएगा कि वास्को डी गामा के बाद कौन आया, तो पेड्रो कैब्राल जहां आएगा 1500 ईस्वी में, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि कभी अब जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियां जो थी वो आई कैसे कैसे हैं। उसका एक आता है कंपनी की स्थापना, यहां लिख रहा हूं, आने का क्रम हो गया, इसे आप लिख लीजिएगा, और कंपनी की स्थापना। अब देखेंगे कि आने के क्रम में पहले एक ट्रिक आप जान लीजिए, PDA
पीडीए वर्तमान में एक गठबंधन भी भारत में है, गठबंधन पार्टी है पीडीए। आप देखेंगे तो पीडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा, जैसे आप ले लीजिए, अपने शब्दों में ले लीजिए, इसका मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का वो कर रहा हूँ। पीडीए होगा पुर्तगाल, डी का हो जाएगा डच, ए का हो जाएगा अंग्रेज। पीडीए पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। फिर उसके बाद डेनमार्क आता है, डेनिश आते हैं, फिर फ्रांस आता है। आप देखेंगे इनके क्रमों में, नीचे वाले क्रमों में केवल एक अंतर है। अंतर क्या है? कंपनी की स्थापना का जहां आएगा वहां देखेंगे पुर्तगाल आ जाएगा पहले, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर उसके बाद डच आएंगे। डच कंपनी की स्थापना है ये। फिर डेनिश हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांस। आप देखेंगे कि ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, पीडीए जब कंपनी का आने का क्रम होगा, पीडीए को डन कर फ्रांस, तो ये भी ट्रिक है। लेकिन आप पीडीए याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आने का क्रम कैसा कैसा है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि पहले डच आए पहले अंग्रेज आए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका लिख लीजिए। 1498 में आए हैं, ये आए हैं 1595, ये आए हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ये 1608 में आए हैं। कैप्टन हॉकिंस जो था वो आता है क्या नाम है, लीगल तौर पे, कि वहाँ महारानी का पत्र लेकर, तो 1608। फिर उसके बाद फ्रांस आते हैं, मतलब डेनिश आते हैं, फिर फ्रांस आते हैं। अब कंपनी की स्थापना कब कब हुई है इसे आप देखने का प्रयास करेंगे। पुर्तगाल जो है 1498 से आए, फिर उसके बाद इनकी व्यापारिक कंपनियां तुरंत स्थापित हो गई। पुर्तगाल की स्थापना के बाद देखेंगे अंग्रेज आए। अंग्रेज पहले ही वो स्थापित अपना जो है 217 लोगों के साथ मिलकर वहीं लंदन में ही स्थापित कर लिए थे अपनी कंपनी। फिर उसके बाद वहीं स्थापित, फिर उसके बाद डच ने अपनी कंपनी स्थापित की भारत में आकर, डेनिश, फिर फ्रांस सबसे लास्ट में है। सबसे ट्रिक देखिए, पुर्तगाल सबसे पहले है, फ्रांस सबसे लास्ट में है। यहाँ पुर्तगाल फ्रांस दोनों में अंतर कितना है, केवल डच और अंग्रेजों में है। कंपनी का आने के क्रम में डच आगे आए हैं और फिर अंग्रेज बाद में आए हैं। बस यही इतनी बात है। बाकी एग्जाम के दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट आपका क्रम आ जाएगा। और क्या नाम है, जब आएंगे तो आप देखेंगे पुर्तगाल में उनका पूछ लेगा, पेड्रो कैब्राल का आ सकता है, क्योंकि यह दूसरा बेड़ा है। फिर बस यही इतना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनियों में वायसराय बन के कौन कौन आता है। तो आप देखेंगे कि पहला जो वायसराय बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, यह पुर्तगाल का पहला गवर्नर बन के आता है। तो इसने सबसे पहले इसके सबसे पहले सामने एक ही चुनौती थी कि जो भारत में व्यापार अरब और क्या नाम है मिस्र के व्यापारियों द्वारा, मुस्लिम व्यापारियों द्वारा
अपना व्यापारियों द्वारा इस समय हम देखेंगे कि पहला गवर्नर बन के आता है पुर्तगाल का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने 2 काम किया था। शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति ये होती है कि इसने समुद्र पे एकाधिकार करने का प्रयास किया। फिर इसने दूसरा काम क्या किया, अरबों का प्रभुत्व कम किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते रहिए। अरबों का प्रभुत्व स्थापित किया, अरबों का प्रभुत्व इसने हटा दिया, क्योंकि उस समय जो है भारत के व्यापार पे अरब लोगों का आधिपत्य था एक तरफा। तो उन्होंने इसे खत्म करने का प्रयास किया। और एक कार्टेगना लिख दे रहा हूं, इसे लिख लीजिए, कार्टेज है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर जनरल बन के आता है, तो उसने 2 काम करता है। पहला, अरबों का आधिपत्य जो है, एकाधिकार जो भारतीय व्यापार पे था, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। और दूसरा था कि शांत जल की नीति। इसके अंतर्गत इसने सबसे पहले जो है कार्टेज पद्धति को लाया। कार्टेज पद्धति आप लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगा तो इससे आएगा यही, कार्टेज है क्या। कार्टेज आधुनिक समय में आप जान लीजिए एक प्रकार से टोल टैक्स है। जैसे आप रोड पे चलते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वैसे समुद्र में जाने के लिए आपको समुद्री व्यापार करने के लिए गैर पुर्तगालियों द्वारा लिया जाने वाला समुद्र में एक प्रकार से व्यापार कर था। तो ये लिख लीजिए, समुद्र में व्यापार करने पर दिया जाने वाला यह टैक्स था। इस टैक्स को जो है पुर्तगालियों ने इसलिए किया कि अब जो है हमारा पूरे हिंद महासागर पे अख्तियार है। अगर कोई जो है कार्टेज दिए बिना समुद्र में हिंद महासागर में व्यापार करता है तो उसे पुर्तगालियों द्वारा लूट लिया जाएगा। इसलिए देखेंगे कि इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ये है। और इसने एक युद्ध भी लड़ा था, युद्ध में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत डीप हो जाएगा। देखेंगे कि 1509 ईस्वी में चावल कहीं कहीं लिखा रहता है, उसका युद्ध लड़ता है, जिसमें अरब के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी, महमूद बेगड़ा भारत का था, इन सब तीनों शक्तियों ने मिलकर जो है तीनों शक्तियों से युद्ध करता है, जिसमें विजय प्राप्त करता है और अपना समुद्र पे आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहता है। आप इसके बाद देखेंगे कि दूसरा आता है अबुलकर कहीं कहीं लिखा रहता है। अल्बुकर्क को आप देखेंगे कि इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह आता है भारत में अपने शक्तियों को, पूरे पुर्तगाली शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयास करता है
और अधिपत्य स्थापित करना, नई नई कॉलोनीज स्थापित करने का प्रयास करता है। आप देखेंगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। गोवा को जीत लिया। उस समय गोवा, जब गोवा जीता था उस समय जो है बीजापुर, देखो बहमनी साम्राज्य उस समय टूट चुका था। पुर्तगाल जब यहाँ आए तो 1510 ईस्वी के 1500 ईस्वी के आसपास देखेंगे कि पूरा बहमनी साम्राज्य टूट रहा है। तो बीजापुर, जब बीजापुर के क्षेत्र में ये गोवा पड़ता था, तो देखेंगे कि उस समय था यूसुफ आदिल शाह। ये रहने दीजिए, इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जान लीजिए यूसुफ आदिल शाह से इसने जीता था। फिर आप देखेंगे कि इसका दूसरा काम था, इसने पुर्तगालियों के द्वारा भारतीयों महिलाओं द्वारा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। फिर उसके बाद इसका तीसरा काम था, इसने न्यायालय की स्थापना की। भारतीय क्षेत्र में धार्मिक न्यायालय की स्थापना करता है, जो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। इसके पहले कोई क्रिश्चियन मतलब धर्म के आधार पे न्यायालय जो है क्रिश्चियनों का यही स्थापित करता है। इसके बारे में बस यही इतना है, आप ये जान लीजिए कि अबुलकर्क जो है गोवा को जीता है, ये इंपॉर्टेंट है बस इसके बारे में। दूसरा इसके बाद आता है नीना डी कून्हा आता है, इंपॉर्टेंट है। इसका अपडेट अगर लिखना चाहें लिख लें, 15 ये आएगा नहीं कभी, सॉरी। सॉरी, ये 5 से 9 होगा, ये 1509 से 1515 तक रहेगा, ये आप चीज़ ध्यान देंगे। फिर इसके बाद नीना डी कून्हा आता है। इसका मुख्य एक ही काम था, इसने गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बना, बस इसका इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कि 1661 ईस्वी में हम देखते हैं कैथरीन ब्रगांजा जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, फिर चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उन दोनों का विवाह होता है। विवाह के फलस्वरूप बम्बई को जो है उन्होंने दहेज के रूप में दे दिया। जब बम्बई चार्ल्स द्वितीय दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों को 10 पाउंड पे किराए पे, वार्षिक किराए पे दे देते हैं। फिर हम देखेंगे कि अब जो है अंग्रेज जब मुंबई में अपना किला के रूप में स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे पुर्तगालियों की शक्तियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और पुर्तगाली जो है भारतीय अपने एक अधिकार को बचाए रखने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि वहाँ यूरोप में भी इसकी जो अजेय शक्तियाँ थी कि ये जल में सबसे बड़ी शक्तियाँ ये पराजित हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि बम्बई क्षेत्र में भी और क्या नाम है सूरत क्षेत्रों में भी अंग्रेज़ों ने अपना जो है एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है। फिर हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का योगदान क्या क्या रहा है। तो आप पुर्तगालियों के योगदान में देखेंगे कि स्थापत्य कला में इन्होंने गोथिक शैली, आ सकता है
आपके एग्जाम के पॉइंट, गोथिक शैली यह जो है आप देखेंगे कि कई सारे पुराने पुराने, यह एक यूनानी शैली है। आप जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख लें, पुरानी जितनी अंग्रेज़ों के द्वारा भी बनाई गई या यूरोप के लोगों के द्वारा भी बनाई गई जितनी शैलियाँ हैं वो गोथिक शैली से अधिक प्रभावित थी। आप फिर उसके बाद उनका दूसरा था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस सबसे महत्वपूर्ण उनका जो है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों का देन क्या क्या था। पुर्तगालियों के देन में हम देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फिर उन्होंने खेती में लाया तंबाकू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तंबाकू हो गया, पपीता हो गया, काजू हो गया, अमरूद हो गया। ये आप जनरल नॉलेज के लिए अपने याद कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये कि तंबाकू आ सकता है और आपका पपीता आ सकता है, बस। बाकी और कोई ऐसा खेती के लिए उन्होंने मक्का भी लेकर आया था। तो बस इतना ही पुर्तगालियों की देन है। और बाकी और इसके अलावा अब हम आगे चल के देखते हैं डचों का योगदान। अरे यार ठीक है, हम अब देखेंगे कि डचों का आगमन। डच जो है भारत में देखेंगे कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन था कि डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है। तो आप देखेंगे मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी। देखेंगे कि उधर सारी कंपनियां जब आ रही थी सब मुंबई और सूरत को दे रही थी, लेकिन जब डच आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पुलिकट में स्थापित करते हैं। पुलिकट में बाद स्थापित करने के बाद सूरत स्थापित करते हैं। एक चीज आप जरूर देखेंगे कि इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एक किला फोर्ट बनवाया था पुलिकट में। तो गैल्ड्रिया फोर्ट जो है पुलिकट में बनवाया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर पहला तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब तीसरी बात आती है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य में आप ऐसे ही समझ लीजिए, मसाला, अफीम, रेशम, कपास और क्या नाम है नील, इन चारों का प्रमुख रूप से व्यापार करते थे। उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया द्वीप समूह को इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि वहाँ पुर्तगाली अकेले हैं और वहाँ जो है बेनिफिट मतलब अधिक से अधिक जो है फ़ायदा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने कंपनियाँ थी और डच भारत की एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपनी शेयर धारकों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। इतना प्रॉफिट कोई अन्य कंपनियां नहीं दे पाई जितना डच कंपनी दी है। यह एक बात आप सभी लोग जान लीजिएगा। डचों का मुख्य जो है व्यापारिक केंद्र बना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आप देखेंगे कि जकार्ता में आप जो है बैक्टीरिया नगर जो है उन्होंने स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था कुछ समय के लिए। फिर आप देखेंगे कि ये इनके एक इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं।
वेदरा का युद्ध है, कहीं कहीं वेदरा रखा है, कहीं कहीं बेदरा, तो जैसा आप समझे, मिटा ही देता हूँ, सही है। तो बेदरा का युद्ध आप देखेंगे कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया। यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि जब अंग्रेजों को देखा इन्होंने कि अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें सोचे कि उन्हें पराजित करके बंगाल पे हम अधिकार कर लें। लेकिन जब उन पे आक्रमण करते हैं तो उस समय लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों का गवर्नर जनरल रहता है, तो उसने क्या किया, डचों को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया। और डचों का यहीं जो है भारत में कंपनी जो है इनकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, यहीं इनका कहानी समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों का आगमन देखेंगे। अंग्रेज कंपनी का भारत में आगमन। तो अंग्रेज कंपनियों के भारत में आगमन हम देखेंगे कि पहले 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्व से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिया कि जाइए आप 15 वर्षों तक एक अधिकार दिया कि आप जाइए व्यापार कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है, वो व्यापारिक मांग को लेकर जहांगीर के दरबार में, इसे याद कर लीजिएगा। कहाँ आता है, जहांगीर के पास। यह जो है तो उसने ये पत्र जो है अकबर के नाम लेकर आया था, लेकिन उस समय जो है अकबर नहीं था, उस समय भारत का बादशाह जो है जहांगीर हो गया था। लेकिन पुर्तगालियों के कारण जो है इसे वो छूट नहीं मिल पाई, व्यापारिक छूटें नहीं मिल पाई जो उसने मांग के लिए लेकर आया था। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि 1615 ईस्वी में टॉमस रो आता है। ये पहला है दल है, ये सेकंड है, ये आता है टॉमस रो। ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। इसे व्यापारिक छूट को प्राप्त करने में यह सफल रहता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद आप इसकी सर्वप्रथम जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम इन्होंने सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया था, कभी भी आए सूरत में स्थापित, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि जहांगीर के द्वारा जो है उसे जो है मान्यता नहीं मिला या व्यापारिक छूटें नहीं मिली। तो इसने सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। फिर उसके बाद यह फिर सूरत में स्थापित करता है। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 2 किला बनवाया था, एक मद्रास में और दूसरा था कोलकाता में। तो मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट था और कलकत्ता में विलियम फोर्ट की स्थापना किया था। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं
कई सारे एग्ज़ामों में आए हैं, मैं जहाँ तक देखा हूँ। विलियम फोर्ट आता है, विलियम फोर्ट की स्थापना कहाँ हुई है। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, आप देखेंगे कि विलियम फोर्ट के इसे कहते हैं, इसका स्थापना हुआ था जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने कोलकाता विलियम फोर्ट की स्थापना किया था और इसे आप देखेंगे कि इसने कोलकाता नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब बस इसके बाद इसमें कौन सा है, बचा क्या है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और अब आप अंग्रेज़ों में देखेंगे कि अंग्रेज़ों में फरमान देख लीजिए, आप इधर आइए, फरमान देख लीजिए। पहला, शाह सूजा ने बंगाल में ₹3000 में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान एक प्रकार से होता है कि राजाओं द्वारा दिया गया आर्डर, यही फरमान होता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, (1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी होता है, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें इन्हें ₹3000 में दस्तक दे दिया जाता है कि इन्हें व्यापार करने का छूट होता है। एक दस्तक होता है, आप इससे जान लीजिए दस्तक क्या है। दस्तक एक प्रकार से व्यापारिक छूट हुआ करता था। जैसे कि आप 3000 दस्तक दिए, अब आप पूरे जो है बंगाल में फिर मुफ्त में अपना सामान बेच, मुफ्त इन द सेंस कि इस टैक्स को देने के बाद आपको सरकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर ₹10,000 में आपको, यह नॉलेज के लिए है, आपको बता दे रहा हूँ, सूरत के बंदरगाहों पर अधिकार दे देता है। अधिकार प्रदान हो जाता है। आप इसे देखेंगे कि इसका रीजन जो था, एक इसमें इम्पोर्टेंट आता है, सर जॉन हैमिल्टन। ये जो ये जो फरमान जारी करता है, सर जॉन हैमिल्टन कारण देता है, क्योंकि इस समय फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया था, जो जिसका इलाज ये जो है हैमिल्टन करता है, क्योंकि वो जॉन हैमिल्टन जो था, यह एक सर्जन था। फिर आप देखेंगे कि इसके कारण इसे जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है, कंपनी का आप सोचते होंगे कि मैग्ना कार्टा, कई बार नाम सुना, मैग्ना कार्टा है क्या। मैग्ना कार्टा आप देखेंगे कि यह यूरोप में एक बार अपने अधिकारों की मांग के लिए एक बार राजा का घेराव किया गया, जिसके कारण उन्हें पहली बार जनता को भी अधिकार देना पड़ा। तो एक प्रथम अधिकार होता है, प्रथम
अधिकार होता है, तो ये इन्होंने प्रथम कंपनी को ये अधिकार दिया था, इसीलिए इसे जो है क्योंकि ये जो है दिल्ली के बादशाह हैं पूरे देश के, तो इनका जो है आदेश जो है कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में काम किया, जो जिसका उपयोग जो है कंपनी हमेशा करती रही। फिर आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों को पढ़ लेते हैं। बताने से पहले इम्पोर्टेंट भूल गया, आप फर्रुखसियर को भी देख लीजिएगा, सर जॉन हैमिल्टन को भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप 1707 ईस्वी के फर्रुखसियर फरमान को भी बताएंगे। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कैप्टन हॉकिंस हैं, और फिर टॉमस लो का आगमन है, फिर प्रथम फैक्ट्री, फिर सेकंड फैक्ट्री, फिर उसके बाद मद्रास के किले का क्या नाम था, सेंट जॉर्ज फोर्ट है। फिर कोलकाता के विलियम फोर्ट है। जाप चारनाक इसके जो है क्या नाम है, इसको स्थापित मतलब इसे बनाए, इसका बनाने में इन्होंने योगदान दिया था सबसे ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट है। आप आ जाइए अब फ्रांसीसियों का देख लीजिए। फ्रांसीसी कंपनी आप देखेंगे कि 1664 ईस्वी में लुई 14वें, यह याद कर लीजिएगा। कोलबर्ट देखो, लुई 14वां फ्रांस का राजा था, कोलबर्ट उसका वित्त मंत्री था। उसने जब देखा कि ब्रिटेन, डच ये सब और पुर्तगाली जो है भारत में व्यापार करके बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसलिए इन्होंने कोलबर्ट जो था उसने लुई 14वें से कहकर एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की, और उसने फ्रांसीसी कंपनी में व्यापार करने के लिए इन्हें सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह थी कि अगर कंपनी को कोई भी लॉस होता है उसे सरकार वहन करेगी। यह एक पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो है सरकार के अधीन यह जो है एक कंपनी बनाई गई। इसमें हम आप देखेंगे कि कंपनी फ्रांसिस कैरे का दल जो है यह भारत में व्यापार करने के लिए आया, तो इसने सर्वप्रथम सूरत फ्रांसिस कैरो का दल जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। सर्वप्रथम देखेंगे कि इसने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाया, फिर दूसरी फैक्ट्री इसकी आती है मछलीपट्टनम में। आप देखेंगे व्यापार के लिए इसने सबसे पहले एक फोर्ट बनाया था पुडुचेरी में। इसने व्यापार के लिए पांडिचेरी में लुई फोर्ट
देखिए लुई उस समय जो है यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि पांडिचेरी पे अख्तियार किसका था, फ्रांसीसियों का। तो वहाँ के राजा कौन है, लुई। तो उसने लुई फोर्ट की, यहाँ लुई गलत है, लुई फोर्ट की स्थापना करते हैं। आप देखेंगे कि फ्रैंको मार्टिन ये फ्रांसीसी का गवर्नर जनरल बन के आता है। तो उसने ये इसे कह सकते हैं कि ये भी जो है फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार और उसके जो है कॉलोनी को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि यह जो है गवर्नर जनरल, इसे गवर्नर बनाया गया था। और फिर आप इसके बाद आ जाएंगे कि देखेंगे, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी कंपनी किसके शासनकाल में आई, लुई 14वें ने, और कोलबार्ट उसका मंत्री था। फ्रांसीसी कंपनी का पहला नेतृत्व कौन किया था, फ्रांसिस कैरो, ये इम्पोर्टेंट है। और पहली फैक्ट्री कौन सी है, ये सूरत, और दूसरी क्या है, मछलीपट्टनम, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और पांडिचेरी इनका मुख्यालय था। आप सॉरी इसे बताने को तो भूल ही गया, मुख्यालय पांडिचेरी था। लुई फोर्ट जो है यहाँ एक किला इन्होंने बनवाया था। फ्रैंको मार्टिन जो यहाँ मतलब इसका गवर्नर बना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब आगे चल के फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में जो है आगे चल के व्यापार को लेकर प्रतिद्वंदिता होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्यापार में उनके दोनों में प्रतिद्वंदिता क्या क्या थी, कैसे कैसे फ्रांस की कंपनियों को जो है अंग्रेज़ों ने भारत से बाहर कर दिया। आइए हम सभी देखते हैं। पहले एक मैप बना लेता हूं, थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट हो जाने पे समझ में नहीं आता क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत में अपना जो है व्यापार और जो है अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे कि फ्रांसीसी भी उस समय जो है कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि उनके पास भी जो है काफ़ी सारे कॉलोनी जो है अफ्रीका में और क्या नाम है और स्थानों पे उनके फैल चुके थे, मॉरीशस में भी थे। और फिर फ्रांस की सरकार भी सहायता कर रही थी। अब दोनों में प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। तो अब देखेंगे कि इसका जो है परिणति जो है कर्नाटक वार के रूप में हुआ। तो आप पहले ये जान लीजिए, कर्नाटक वार। कर्नाटक वार में तीन कर्नाटक वार हुए हैं। फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटक में आप देखेंगे कि रीजन क्या क्या था। रीजन सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहे थे, ये यूरोप की बात है। फिर भारत में क्या हुआ, भारत में क्यों युद्ध प्रारंभ हो गए दोनों कंपनियों के में। तो जो अंग्रेज कंपनी थी फ्रांसीसी जहाज़ों को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो उस समय जो है ड्यूप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने मॉरीशस के गवर्नर ला बुर्देनो को अपने पास जो है बुला लिया सहयोग के लिए। इन दोनों ने मिलकर मद्रास को जीत लिया। मद्रास क्या था, मद्रास मुख्यालय था
किसका मुख्यालय है? अंग्रेज़ों का। तो आप देखेंगे कि जब इन्होंने अंग्रेज़ों के मुख्यालय को जीत लिया तो अंग्रेज़ों ने संधि के लिए ला बुर्देनियो के पास गए। तो ये 12 लाख रुपए लेकर वापस चला जाता है। जब ये 12 लाख रुपए लेकर वापस जाता है तो वापस चला जाता है। देखेंगे आप इसके बाद यहाँ से ये मानता नहीं है, ड्यूप्ले कहता है नहीं, मुझे मद्रास पे कब्जा चाहिए। तो ये क्या करता है, फिर से आक्रमण कर देता है, जिसे में अडयार का युद्ध होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अडयार या सेंट थोमो, कहीं थोमे लिखा रहता है, कहीं थोमो लिखा रहता है। ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना जो है बहुत कमज़ोर है फ्रांसीसी सेना के मुकाबले। उसमें ये थे अनुरुद्दीन, ये जो है अंग्रेज़ अनुरुद्दीन के पास जाते हैं, कहते हैं कि फ्रांसीसियों ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। तो अनुरुद्दीन ने अपने पुत्र जो है महफूज को 10,000 सैनिकों के साथ भेज देता है। और इधर ड्यूप्ले जो था 1,000 सेना, ड्यूप्ले के पास कितनी थी? 1,000 सेना। तो लेकिन फिर भी ये पराजित हो जाता है और मारा जाता है। तो इसने यह सिद्ध कर दिया कि अब जो है फ्रांसीसी जो है सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो फिर आप वहाँ देखेंगे कि अब यूरोप में क्या हो रहा है, इसका प्रभाव। यूरोप में हुआ कि यूरोप में होता है कि देखेंगे कि 1748 में वहाँ भी युद्ध खत्म हो जाता है, संधि होती है। उस संधि के अनुसार जो है मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। बस यही ख़त्म है। पहला युद्ध कब से कब तक चला? 46 से 48। दूसरा युद्ध देखेंगे 1749 से लेकर 55 तक। और तीसरा चलता है 1756 से लेकर 1761। कहीं कहीं 57 दिया रहता है, तो उसका कोई वो मत लीजिएगा। 63 में जाके जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। 1761 में वांडीवास की युद्ध होता है, जिसमें पराजित हो जाते हैं। उसके बाद काम खत्म हो जाता है। 1763 में संधि भी होती है। इसमें आप संधियाँ याद कर लें, केवल इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसकी संधि है एक्स ला एक्सला सापेल, ये संधि है। इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एक्सला सापेल की संधि। फिर आप देखेंगे कि दूसरा युद्ध में होता है मद्रास की संधि होती है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें उस समय कर्नाटक में जो था और हैदराबाद में राजनीतिक अस्थिरता स्थापित हो गई थी। आप देखेंगे कि एक लिख दे रहा हूं, इधर अंग्रेज, इधर फ्रांसीसी, इधर अनुरुद्दीन रहेगा, इधर चांद साहब रहेगा, ये देखेंगे कि आप उस समय युद्ध में फ्रांसीसी
और अंग्रेज़ों ने, ये हैदराबाद की स्थिति है, ये है कर्नाटक की। अब पहले युद्ध के बाद फ्रांस ने साबित कर दिया कि जो है उसकी सैनिक पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ हैदराबाद में अस्थिरता प्रारंभ होती है तो अनूरुद्दीन और चाँद साहब में विवाद उत्पन्न हो जाता है। फ्रांसीसियों ने चाँद साहब का पक्ष लिया और जो है चाँद साहब को हैदराबाद का जो है हम सब अब कर्नाटक युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे कि कैसे कैसे कर्नाटक युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा है। देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध ने जो है अंग्रेज़ों को भारत में महाशक्ति के रूप में उभारा। पहले में देखेंगे कि फ्रांसीसियों का विजय हुआ, दूसरे में दोनों मतलब अंग्रेज विजयी हुए, तीसरे में देखेंगे कि फ्रांसीसियों ने आत्मसमर्पण पूरी तरीके से कर दिया है। तो इसमें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, वैसे तो आप देखा जाए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। तो मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ कि मतलब क्या क्या परिदृश्य घटनाएं हुई हैं। घटनाओं में आएगा ये 1746 से लेकर 1748। इसमें मेनली ये था कि अंग्रेज़ों ने, ऑस्ट्रिया का वार चल रहा था, और फिर दूसरा रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ को कैप्चर कर लिया। तो इसका फिर उस समय ड्यूप्ले गवर्नर जनरल था। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि गवर्नर याद कर लीजिएगा। ड्यूप्ले का बहुत बड़ा अहम रोल था। उसने अंग्रेज़ों को पराजित किया। फिर सेंट थॉम अडेयार का युद्ध आता है। सेंट थोमो के युद्ध में उसने किसे पराजित करते हैं? अनूरुद्दीन की सेना, उसके पुत्र महफूज द्वारा लाया जाता है। इसमें इसने साबित कर दिया कि जो यूरोपीय सेना है जो भारतीयों से अधिक प्रशिक्षित है, और उसने पराजित कर देते हैं। इसके बाद एक्सला सापेल की इसमें संधि होती है, ये याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक्सला सापेल, तो एक्सला सापेल की यही संधि है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको कुछ नहीं पूछा जाए, केवल एक चीज ये पूछा जा सकता है, कर्नाटक के प्रथम वार में फ्रांसीसी गवर्नर क्या था? लिख दे रहा हूं, ये फ्रांस का गवर्नर था। फ्रांसीसी मतलब लिख दे रहा हूं पूरा तरीके से, फ्रांसीसी गवर्नर था। और दूसरा ये युद्ध होता है, विजयी कौन होता है? फ्रांसीसी। फिर संधि क्या होती है? संधि यही होती है, इसमें जो मद्रास को जीते रहते हैं, मद्रास को फिर इन्हें वापस कर देना पड़ता है बस। और इसमें ये अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर लेते हैं। सेकंड वार में आ जाएंगे आप, इसमें एक चीज देख लीजिएगा, संधि होती है पांडिचेरी की।
पांडिचेरी की संधि इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। अब फिर इसमें ड्यूप्ले को वापस बुला लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि यह युद्ध क्यों लड़ा गया। इसमें यह था कि मेनली कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर जो है एक दूसरे में वो होता है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कि फ्रांस जो ड्यूप्ले रहता है ये सबसे पहले यह प्रथम व्यक्ति है जिसने भारत में कॉलोनी अपनी स्थापित करने का प्रयास किया। वो समझ गया कि अब भारत में व्यापार करना जो है केवल व्यापार के दम पे हम स्थिर नहीं रह सकते। उसने नवाबों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो अंग्रेज भी इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ड्यूप्ले जिस पक्ष का साथ दे रहा था उसके विपक्ष वाले को, विरोधी को जो है अंग्रेजों ने अपना मतलब साथ दिया। तो आप देखते हैं कि उसमें दो राज्य थे, कर्नाटक और हैदराबाद। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिएगा, क्योंकि पांडिचेरी की संधि हुई है दूसरे वाले में। कब हुई है? 1755 में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी की हार हो जाती है, ड्यूप्ले को वापस बुला लिया जाता है और कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार लिख दे रहा हूं। उत्तराधिकार प्रश्न पर बस मेनली यही रीजन था कर्नाटक के द्वितीय वार सेकंड वार का। पढ़ाने के लिए और भी पढ़ाया जा सकता है कर्नाटक वार में कौन कौन से थे, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आगे पढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कर्नाटक के तीसरे युद्ध पे, थर्ड वार ऑफ कर्नाटक। तो थर्ड वार में देखेंगे कि ये क्यों होता है। थर्ड वार होता है 56 से 1763 तक। अब देखेंगे कि इसका वो कहाँ से प्रारंभ कहाँ से होता है। इस समय क्लाइव, इस समय गवर्नर जनरल क्या है अंग्रेजों का गवर्नर जनरल नहीं है। एक चीज अभी जो है क्लाइव क्या है, गवर्नर है केवल। इस समय क्लाइव जो अंग्रेज गवर्नर है उसने क्या किया, चंद्रनगर पे, उस समय चंद्रनगर बंगाल में उसने उस पर फ्रांसीसी का नगर था उस पर अधिकार कर लेता है। तो आप देखेंगे कि जब वो अधिकार करता है तो वहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध प्रारंभ होने का दूसरा ये रीजन था कि अब यूरोप में भी सप्तवर्षीय युद्ध चलने लगे थे। जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध हुआ, देखेंगे कि फिर उसके बाद भारत में भी दोनों कंपनियों में वार प्रारंभ हो जाते हैं। इसी से देखेंगे कि जब वार प्रारंभ हो जाता है, इसमें आप संधियां देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस की संधि एग्जाम में भी आ सकता है आपके। कर्नाटक वार के तीसरे युद्ध की जो संधि है वो पेरिस की संधि है।
1763 ईस्वी में। अब देखेंगे कि इसमें युद्ध कौन कौन से हुए हैं। युद्ध में वांडीवास का युद्ध होता है, सत्रह सौ इकसठ में, जिसमें फ्रांसीसी जो है लैली था, फ्रांसीसी गवर्नर लैली। आत्मसमर्पण कर देता है। इसी पे जो है युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इसका परिणाम क्या क्या निकला है देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो है फ्रांस का भारतीय उपनिवेश में व्यापार के अलावा सारी गतिविधियां जो है रोक दी गई और भारत को केवल मतलब फ्रांस को केवल जो है व्यापार करने के लिए मात्र अधिकार दिए गए। बाद में देखेंगे कि इस कंपनी को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और आप जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय भी जो है फ्रांस के कई स्थानों पे छोटे छोटे कॉलोनियाँ थी। आप देखेंगे कि ये फ्रांस कंपनी के अंतिम पतन का यही पतन हो जाता है इसी के बाद बस।